अब ये कैसे घूम रहा है, इधर ये घूम रहा है तो इधर ये भी घूम रहा है, दोनों घूम रहा है। अब ये बैटरी बनेगा। राइट हैंड से पोलैरिटी पता कर लो। ये फील्ड अंदर की तरफ है बच्चों, मोशन नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव उधर होगा, मतलब O की तरफ नेगेटिव होगा और P की तरफ पॉजिटिव होगा, और इसका EMF E1 होगा। इन द सेम फैशन ये भी ऐसे ही चल रहा है, इधर की तरफ नेगेटिव होगा, इधर की तरफ पॉजिटिव होगा, इसका EMF E2 होगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, यहाँ पे E1 का मान क्या होगा, फार्मूला 1/2B ओमेगा और R स्क्वायर माने L स्क्वायर, एंड व्हाट हैपन वैल्यू ऑफ E2 1/2B ओमेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो यू गेट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर। ये आ गया, E1 और E2 आ गया। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, VO माइनस VQ। तो पॉइंट O और Q को देखो, O पे नेगेटिव पोटेंशियल है, Q पे पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। माइनस में यही वैल्यू होगा जो E2 लिखा हुआ, ये लिखा जाएगा। VO माइनस VQ क्या है बताओ ना, माइनस साइन लगेगा कि नहीं। O पे नेगेटिव है ना पॉइंट, बैटरी का O क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, और Q क्या है, पॉजिटिव है, और VO माइनस VQ कर रहा हूँ तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, और माइनस में E2 माइनस E2, ये हो गया। E2 की वैल्यू है, लिख लेना। अगर आपसे पूछा है VO माइनस VP, इन द सेम वे बच्चों, VO माइनस VP क्या होगा, प्लस E1 के माइनस E1, माइनस E1 है, आपके पास E1 है, रख लेना। अब हम लोग को ये भी आ गया, पर हमारा मेन जो एग्ज़ाम है नीट के पेपर में अगर आना है तो VP माइनस VQ पूछेंगे टीचर। अब VP माइनस VQ स्टार्ट फ्रॉम द P, चलो किरचॉफ लॉ, P से आगे बढ़ो माइनस E1, उससे और आगे बढ़ो प्लस E2, कहाँ पहुँचे, Q पर। अब इसके बाद VP माइनस VQ बराबर E1 माइनस E2, बच्चों क्या, E1 माइनस E2। अब आपके पास ये E1 है और ये E2 है, माइनस करो तो ओमेगा छूट गया है क्या, चलो ओमेगा यहाँ लगा दो, ओमेगा यहाँ लगा दो। अब बच्चों जब माइनस करोगे तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब L स्क्वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। E2 बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन करोगे तो 2B ओमेगा R स्क्वायर माइनस 2B ओमेगा R स्क्वायर, ये आंसर आ गया। सही है, ये वैल्यू हो गया, लगा के चेक करो, समझे, समझ क्या रहे हो, ठीक है, समझ आया सबको। यहाँ से किरचॉफ लॉ लगाओ, यहाँ से VP माइनस E1 प्लस E2 बराबर VQ। तो जब ये मैं लिख रहा था तो सुन रहे थे ना उस समय, तो सब उसी समय पूछना चाहिए था ना कि कैसे क्या हो रहा है। अभी आ गया सबको, ये वैल्यू आ गया, माइनस 2B ओमेगा R स्क्वायर, ये रिजल्ट है, ये आंसर है, समझ गए। चलो ठीक, अब आगे बढ़ो। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और, अब आखिरी सवाल दिया जा रहा है, अब इसके बाद फिर बदल दिया जाएगा बात। सब लोग रेडी हो गए, पहले बताओ समझ आया कि नहीं, ऐसे एग्ज़ाम में आएगा तो कर पाओ, और एक इंटरेस्ट अपना हो कि अच्छा हम लोग बैटरी बना लेंगे, कोई वायर मोशन में होगा, कोई बॉडी मोशन में होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना वोल्ट वहाँ पे आएगा, ये हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ा ले रहे हैं। अब एक आपका टेस्ट है, आपका ब्रेन टेस्ट है। अब देखते हैं कितने लोगों का दिमाग काम करता है। ये क्या बना है, सर्किल, कितना पूरा है कि हाफ, ये सेमी सर्किल है, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में ही रखा है।
इस सेमी सर्कल को बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ये अब इसे बैटरी बनाना है, तो बैटरी बनाने के लिए घुमाना पड़ेगा। अब घुमाने के लिए कोई पॉइंट हमने सेट किया और इसी के अबाउट ऐसे घुमाएंगे, जैसे दिखा रहा हूँ। इसका रेडियस है 2 मीटर। रेडियस कितना है? 2 मीटर। वही रेडियस यहाँ भी है 2 मीटर। ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। रेडियस है 2 मीटर, एंगल है 30 डिग्री, और ओमेगा का मान दिया है 10 रेडियन पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया जाए, आउटवर्ड इनवर्ड ये जरूर देख लेना कि पेपर में क्या दिया है, फील्ड का डायरेक्शन किधर है। कई बार डायरेक्शन ही बच्चों से गलत हो जाते हैं। 1/2 टेस्ला, और बच्चों ये पॉइंट है यहाँ पे P और ये पॉइंट है यहाँ पे Q। तो क्वेश्चन है VP माइनस BQ, ये सवाल है। तो ये सेमी सर्किल है और रेडियस है 2 मीटर, और जिस पॉइंट पे पाइवट किया है उसी के अबाउट इसको घुमाना है, और एंगुलर स्पीड है 10 रेडियन पर सेकंड। B का मान हाफ टेस्ला। P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। आपको मैक्सिमम टाइम 2 मिनट, 1 मिनट इसका यूजुअल आपको आ जाए, और मान लो कि जो नहीं लगा पाएँ, थोड़ा और कैलकुलेशन कर रहे हों, तो 2 मिनट से ज़्यादा लगने का मतलब फिर बेकार है। 1 मिनट ही आपको लगना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो नेचर है ना वो वही है कि जल्दी से लगाओ। हाँ, जल्द से निकाला अभी। हाँ शाबाश, कितना? 40 वोल्ट। वेरी गुड। अगर आंसर सही होगा तो बिल्कुल अच्छा कैलकुलेशन, एक्सलेंट। ठीक है, 40 वोल्ट। ओके, कितना? 30 वोल्ट। चलिए 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है। बोलिए। 20 वोल्ट, 40, 30, 20, 3 ऑप्शन आया। चलिए ठीक है। ठीक, हाँ 15√7। ठीक। अब आप लोग के समय भी हमें लगता है कि 2 मिनट से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। ठीक, अब जाने दो, अब यहाँ लगाओ मेरे साथ। बच्चों देखो, एकदम कोई टेंशन नहीं है, आपके पास 2 ही तरीके हैं। या तो कोई वायर को स्ट्रेट लाइन में मोशन कराओ, वेलोसिटी v हो, और या तो उसको सर्किल में घुमाओ, लेकिन घूमेगा क्या? तार ही घूमेगा। तार ही घूमना है। कोई भी ज्योमेट्री हो, बनाना उसको वायर ही है, जान लो। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था डिस्क घूम रहा था, तो भी मैंने उसको क्या बोला था कि स्पोक्स तीलियों से बना, और इसके बाद मैंने वायर ही लिया था 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो इसको बनाना तो तार है, पहली बात। अब तार बनाना है, घूम कहाँ से रहा है? इस पॉइंट से, जहाँ पे जिसके अबाउट ये घूम रहा है उसको हमने O मान लिया, पॉइंट O मान लिया। और बच्चों O से लेकर ये पॉइंट हुआ,
ओ से ये P हुआ और O से यहाँ पे ये Q हुआ। अब ये इधर घूम रहा है ओमेगा से, ये इधर घूम रहा है ओमेगा से। हमें पहले इस तार की लंबाई चाहिए। बैटरी तो अब बन गया, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर कर दोगे, बस हमें ये लेंथ चाहिए ना, आर जिसे लिखते हैं, ये लेंथ चाहिए, रेडियस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अब ये कैसे आएगा? अगर ये 30 डिग्री है तो बच्चों ये थोड़ा मुश्किल वाला सवाल था, यहाँ पे 15 डिग्री होगा। ठीक, इसे आप लोग जब छोटे क्लास में पढ़ रहे थे 6 में, तभी ये बताया गया था कि यहाँ का एंगल का ये आधा होता है। अब वो 15 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री ये होता है, सारा देश जानता है। और यहाँ से लेके यहाँ, अब इस 15 डिग्री को हम थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थीटा है। और ये बच्चों ये जो इसका ये लेंथ है, डायमीटर है, ये कितना हुआ? 4 मीटर हुआ, ये 4 मीटर हुआ ना। अब ये हाइपोटेन्यूज 4 मीटर और ये थीटा है, तो ये जो लेंथ है ये वाली, तो ये हो जाएगी 4 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, अभी रख लेंगे, अभी cos थीटा ही लिखे रहेंगे। cos 15 की वैल्यू निकल जाए तो लगा लेंगे, और अगर हमें और आसान करना होता तो हम यहाँ 60 डिग्री दे देते और यहाँ 30 डिग्री होता तो थोड़ा जल्दी आ जाता। अब लेकिन अब जो दिया सो दिया, अब क्या करोगे, जो है वही है। अब उसको थीटा इसीलिए माना है कि 15 का डिग्री नहीं आ रहा है, 15 की वैल्यू हमें निकल तो जाएगा, पर अभी हम 15 को थीटा ही मान लें तो ठीक है। अब बच्चों ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? 4 sin थीटा। अब देखो दोनों रेडियस आ गया। अब बैटरी बनाएंगे। राइट हैंड से फील्ड अंदर है, मोशन इधर है, तो समझे क्या बनाया? पॉजिटिव किधर है? ओ की तरफ की क्यू की तरफ। ये ईएमएफ हो गया E1 लिख दिया। यहाँ बच्चों यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। पॉजिटिव किधर होगा? ओ की तरफ। पॉजिटिव यहाँ भी ओ की तरफ होगा। अब ये ओ की तरफ ये पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया? E2। अब देखो E1 और E2 आपको दिख रहा है। VP माइनस VQ पूछा है ना। एक बार आप किरचॉफ लॉ यहाँ पहले लगा लो। चलो VP, P से Q पे जाना है, VP प्लस E2, बच्चों बोलते रहो, माइनस E1 बराबर VQ। सो VP माइनस VQ, VP माइनस VQ बराबर E1 माइनस E2। E1 बराबर हाफ B ओमेगा R स्क्वायर। E1 कहाँ पे E1 है आप देख रहे हैं, उसका R क्या है? 4 cos थीटा का स्क्वायर, माइनस बच्चों एक बार फिर बताना, B ओमेगा, हाँ वैल्यू 4 sin थीटा का स्क्वायर। इसके बाद हाफ B ओमेगा 4 स्क्वायर माने 16 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब क्लास 7th में पढ़ रहे थे, मतलब 9th में पढ़ रहे होंगे, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला आया होगा, क्या होता है? cos 2 थीटा। आसान हो रहा है ना। अब आप यहाँ पे लिखा 2 8 जा 16, अरे B ओमेगा ये कब रखोगे? रख लेना अभी। अच्छा चलो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। सही है, इसकी वैल्यू है cos 2 थीटा। इसके बाद 8 B का मान हाफ, ओमेगा का मान 10, cos 2 थीटा का मान cos 60, थीटा 15 है तो 2 थीटा क्या हुआ? 60 cos, अच्छा हाँ 30 होगा, सॉरी 30 होगा, 15 2 जा ना, 15 2 जा 30 हो गया। ओके, cos 30 हो गया। अब बच्चों इसके बाद कैलकुलेशन करो, तो 40 ये हुआ और √3/2 हुआ, बराबर, और थोड़ा ऊपर करो जी, कहाँ चला गया? ये आया 20 √3, और √3 का मान
सारा देश को पता है 1.7, वैल्यू आया 34 वोल्ट, 3 के बाद 4 34 आ गया। चलो ठीक है, आपको यही सिखाना था कि मान लो कि यही सवाल आ जाए, ऐसा ही आ जाए, तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 जिस बच्चे का होगा वो बड़ा एक्यूरेट होगा, बहुत ही तेज़ होगा, बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करेगा, एकदम माइंड सेट रखेगा कि ऐसे ऐसे ये करना है। तो थोड़ा सा टाइम 10-15 सेकंड ज़्यादा लगेगा और थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों अगर ये आएगा तो आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो लगा लेंगे। तो आप बहुत सारी बैटरी बनाया, एक और बना लिया। अब इसके बाद अभी हम चूँकि बैटरी बनाने का ही बात कर रहे हैं, इसलिए अगले केस पे स्टडी करने चलें। आप हटा दिया जाए। नोट हो गया था ना? चलिए अब अगला कहानी सुनिए। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है और वो एक्सपेरिमेंट है हेनरी का। अब फिर एक्सपेरिमेंट ही लिया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में जब हम लोग बैटरी डिस्कस कर लेंगे तो वापस लौटेंगे। तो ये जो मोशनल ईएमएफ है, इस पे मैकेनिक्स क्या है, इसकी मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स माने इसका हम यूज़ कहाँ पर पढ़ते हैं, एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, मोशन तमाम तरह के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमने पहले नंबर पे क्या रखा है कि जहाँ जहाँ बैटरी बन सके पहले हम बैटरी बनाने का सवाल कंप्लीट करेंगे, फिर वापस बैक होके इसके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। जिसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि जब मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा था तो फोर्स लग रहा था प्रोपोर्शनल टू 1/x⁸। वो प्रूफ करेंगे, उसमें कुछ और भी रिजल्ट आएंगे। तो बस थोड़ी देर में इसको एक बात और पढ़ लो, फिर वापस लौटेंगे। तो बच्चों अब अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो हेनरी का एक्सपेरिमेंट है। किसका? हेनरी का। अभी किसका पढ़ रहा था? फैराडे का। और अब आया हेनरी। अब हेनरी का एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है। अब हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसकी बात करेंगे। देखो, समझने के लिए तैयार हो जाएं। बच्चों यहाँ पे एक हमने ये बल्ब लगाया है। ये बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस मान लो R है और यहाँ पे एक स्विच है और इधर एक बैटरी है। यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी है। ये स्विच है S1, ये स्विच है S2 और यहाँ पे बैटरी का EMF मैंने कैपिटल E लिखा है। EMF इट मीन्स दिस बैटरी हैव नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कौन सी बैटरी है? आइडियल, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंट में, जो पहला केस है, हमने S2 ओपन किया और बच्चों S1 क्लोज किया। जब S1 हमने क्लोज किया तो जैसे ही क्लोज किया लगभग t → 0 पर अगर इसमें हम एमीटर लगाए होंगे तो करंट हमें मिलेगा E/R। ओम लॉ से V/R से I का मान आ गया। ब्राइटनेस जो आएगा, बल्ब का ब्राइटनेस आएगा P बराबर आएगा E²/R। I का मान आया, ब्राइटनेस भी आया। अब आप किसी भी टाइम पे निकालो तो यहाँ पे जो करंट है इट इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। P का मतलब समझ रहे हैं ना?
ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बार बार यूज़ किया गया है, इसलिए उसे बार बार ब्राइटनेस लिखना ठीक नहीं है। आप समझते रहें टर्म को। तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, आप किसी भी टाइम पे निकालिए यही ब्राइटनेस होगा। अब अगर हम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ही निकालें, मान लो आफ्टर लॉन्ग टाइम, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो वी गेट सेम करंट, नो चेंज, I इक्वल टू E बाई आर एंड सेम ब्राइटनेस, देयर विल बी नो चेंज, E स्क्वायर बाई आर। एज यूजुअल जो होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो वैसे ही बल्ब जल जाता है, वही केस है, वही हो रहा है, ये देखा गया। अब बच्चों मान लीजिए कि अब हम इसको बल्ब को बुझाना चाहते हैं, तो बल्ब को बुझाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 स्विच है। अब हम क्या करेंगे, S2 को, अभी तो ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है और हमने S2 क्लोज कर दी और S1 भी क्लोज है। मान लो कि हमने पहले कुछ तो किया होगा, एक साथ तो कोई काम कर नहीं सकते। आपने अभी ये तो बंद था ही, आपने इसको भी बंद कर दिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये बल्ब शॉर्ट हो जाएगा। तो बल्ब का स्टेटस क्या होगा, शॉर्ट। क्यों शॉर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब पे 0 हो जाएगा तो बल्ब का ब्राइटनेस भी 0 हो जाएगा और बल्ब से जाने वाली करंट भी 0 हो जाएगा। सही है, बल्ब बुझ जाएगा। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, S2 को क्लोज ही रखा और S1 को ओपन कर दिया। अभी जब बैटरी नहीं है तो फिर तो वही भी बात रहेगी ना, आपने इसको बंद रखा, इसको भी बंद रखा, तो बल्ब बुझा था करंट, लेकिन यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया था। अभी आपने इसको बंद रखा और इसे ओपन कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तब भी तो वही रहेगा। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्राइटनेस 0 मिलेगा बल्ब का और करंट भी 0 मिलेगा। ये बल्ब के लिए, हम लोग बल्ब के लिए स्टडी कर रहे हैं ना, तो बल्ब के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात हो। ऐसा घरों में होता है, ऐसा आपको भी दिखेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है। ये हो रहा था। अब हेनरी ने यहाँ पे एक काम किया। अब काम क्या किया बताते हैं। हेनरी के घर में जो ये बल्ब लगा था और ये तार, ये हेनरी के घर में तार लगा था और तार बहुत बड़ा था। अब जैसे बहुत बड़ा तार हो तो दीवार के सहारे लटका रहेगा तार, तो अच्छा नहीं लगता। तो या तो उस तार को हम काट दें। अब कोई तार खरीद के लाता है बाज़ार से, तो कॉमन बात है कि उस तार को कट नहीं करता। अगर तार को काट देगा तो तार यूजलेस हो जाता है। तो आदमी यही बोलता है तार को काट देंगे, तार खराब हो जाएगा। अब तार को काटेगा नहीं, तब क्या करेगा, उसको मोड़ेगा और मोड़ के एक जगह रख देगा, जैसे कोने में देखो वो तार मोड़ के रखा हुआ है ना, ऐसे कई जगह वहाँ भी मोड़ के रखा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ रखा है कि कुछ लोग इधर देख लो, कुछ लोग उधर देख लो। तो ये तार बड़ा था, देखो उधर भी वो जो टेलीफोन वाला है आपको इस कमरे में कई जगह दिखेगा, क्योंकि तार बिना नापे आ जाता है कितना तार लगेगा ये कोई नहीं देखता। तार ले आओ, ले गए बाजार का, तार उठा लाए अब जो लगा सो लगा, जो बढ़ा वो उसको ऐसे लपेट कर रख देते कि बच्चों को पढ़ाने काम आएगा तो यहाँ पे ये तार को लपेट दिया। यही लोग करते हैं। इसको काट भी तो सकते थे, नहीं काटा ना, इसलिए नहीं काटा कि तार खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही हेनरी के घर में ये बल्ब लगा था और ये तार बहुत बड़ा था। अब हेनरी ने क्या किया, सोचा कि तार इतना लटका उटका है, ख़राब लग रहा है, तो उन्होंने काम ये किया बच्चों की, इस तार को लपेट दिया। अब इस तार को हेनरी ने लपेट दिया ऐसे ऐसे,
अब देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है अब देखने में लग रहा है स्प्रिंग जैसा छोटा सा, और तार भी एडजस्ट हो गया और सीधा भी हो गया है। अब उन्होंने ऐसा कर दिया, अब थोड़ा डिजाइन बना दिया। इसके बाद जहाँ काम करने जाते थे हेनरी गए, अब लौट के घर आए, अब यहाँ हटा सकते हैं इसे। अब देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट की बात अब हो रही है। अगली बात, इसे भी हटा दिया जाए। अब जो अभी आपने पढ़ा ना भाई फिर से पढ़ो। अब बच्चों S2 ओपन है और S1 क्लोज कर दिया। ये देखो ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया और वो ओपन है। अब घर पे आए अपने, स्विच को ऑन कर दिया, बल्ब जल ही नहीं रहा। अब बल्ब जल नहीं रहा, बहुत टेंशन में है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो उनको लगा कि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, क्या टार्च जलाए बैटरी सही लगी थी। फिर बोले बल्ब फ्यूज हो गया, कि टार्च जलाए बल्ब भी सही था। अब बड़े टेंशन में कि बल्ब जल क्यों नहीं रहा है। अब बल्ब जल ही नहीं रहा, पहले तो तुरंत ही बल्ब जल जाता था। अभी t टेंडिंग टू 0 पे I का मान 0 है, ब्राइटनेस P भी 0 है, करंट भी 0 है और ब्राइटनेस भी 0 है। ऐसा हुआ क्यों? अब इसको हम समझते भी चले। ऐसा हुआ क्यों? जब बल्ब भी सही है, बैटरी भी सही है, तो हुआ क्यों? बच्चों बैटरी का जो काम पहले था अभी भी वही है। बैटरी ने करंट फ्लो करा दिया। बैटरी को इस डिजाइन से क्या मतलब? बैटरी ने करंट तो फ्लो करा दी। अब जैसे इस कॉइल में करंट फ्लो किया, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन इधर है, तो जिधर करंट का डायरेक्शन है, जिधर जा रही है करंट, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन होगी। तो इधर की तरफ ये मैग्नेटिक लाइन आ गई। ये कौन सी लाइन आ गई? प्राइमरी लाइन आ गई। ये मैग्नेटिक लाइन आ गई। और यहाँ पे पहले कोई मैग्नेटिक लाइन नहीं थी, पहले 0 था, और 0 के बाद कुछ भी आया तो वैल्यू बढ़ गई। 0 के बाद कुछ भी आया तो क्या हुआ? वैल्यू बढ़ गई। जैसे मरुस्थल है, पानी है नहीं कहीं, और अगर वहाँ एक बूंद भी पानी कहीं दिख जाए तो लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अब वहाँ पे थोड़ा सा भी करंट आया तो वो चेंज बहुत बड़ा हो गया। जहाँ कुछ नहीं था, इसके सांसें जा रही थी और थोड़ा सा भी जीवन का आशा दिखा तो सारे लोग झूम जाते हैं, ये तो ठीक हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी है, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड आया तो इसका मतलब बच्चों हुआ क्या? ये क्यों आया? अभी करंट 0 था, इसमें करंट 0 था, और 0 के बाद करंट थोड़ी सी बढ़ी यहाँ बैटरी से, और उसके बाद फिर क्या आई? मैग्नेटिक लाइन। तो पहले क्या आया होगा? करंट 0 से प्लस हुआ, और जब करंट 0 से प्लस हुआ तो यहाँ पे जो करंट में चेंज है di/dt, I तो 0 है लेकिन di/dt 0 नहीं, बल्कि जहाँ कुछ नहीं था थोड़ा सा भी कुछ आया तो उसे हम क्या मानेंगे? मैक्सिमम। अब 0 था तो मिनिमम तो होगा नहीं, अब 0 से बढ़ा तो मैक्सिमम ही तो होगा। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे I 0 भले है लेकिन हमने di/dt को क्या माना है? मैक्सिमम। थोड़ा उल्टा केस है ये। इंडक्शन है ना, तो इंडक्शन माने उल्टा होगा। अभी आप पढ़ते थे I मैक्सिमम है तो di/dt 0 है अभी क्या पढ़ रहे? I 0 है तो di/dt मैक्सिमम है, तो विचित्र घटना होगी कि नहीं? एकदम उल्टा केस हुआ कि नहीं? ये इंडक्शन है, एकदम उल्टा ही होगा। अभी नॉर्मल पढ़ते थे कि मैक्सिमा होने की गारंटी डेरिवेटिव 0, अभी बोला जा रहा है कि di/dt ही मैक्सिमम है और I है 0। एकदम उल्टा केस हुआ कि नहीं? ये उल्टा केस है, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन है। इंडक्शन माने उल्टा। Q डैश चार्ज आता है इंड्यूस तो माइनस ही आता है, इंडक्शन माने उल्टा ही आता है। चलिए
ये चीज़ बच्चों हमने देखा कि di/dt माने करंट थोड़ा टाइम के साथ बढ़ा। फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ पे जब करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ा, तो प्राइमरी लाइन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे प्राइमरी लाइन इंक्रीज करेगी। अब आपको बताना होगा प्राइमरी लाइन क्या करी, इंक्रीजेस, मतलब प्राइमरी फ्लक्स बढ़ी। तो जैसे ही प्राइमरी लाइन इंक्रीज करेगी तो सेकेंडरी लाइन आ जाएगी। तो सेकेंडरी लाइन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज करेगी, हाँ वो भी इंक्रीज करेगी। कभी भी सेकेंडरी लाइन घटती नहीं है, सेकेंडरी लाइन कभी भी घटती नहीं है। प्राइमरी लाइन घटे तो भी सेकेंडरी लाइन बढ़ेगी और प्राइमरी लाइन बढ़े तो भी सेकेंडरी लाइन बढ़ेगी। अब प्राइमरी लाइन किधर बढ़ रही थी, देखो इस साइड में, तो सेकेंडरी लाइन बढ़ेगी लेकिन इस साइड में, क्योंकि ट्राई टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, ट्राई टू देयर विल नो चेंज, तो वो चेंज का अपोज करेगा। जब चेंज का अपोज करेगा तो जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन नहीं थी वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन नहीं होगा। वो क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक लाइन नहीं थी तो ना रहे। तो जैसे मैग्नेटिक लाइन आई तो उसे क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो कैंसिल करने के लिए बच्चों क्या जनरेट हो जाएगा, सेकेंडरी लाइन। ये सेकेंडरी लाइन आ गई इधर की तरफ। अब सेकेंडरी लाइन इधर की तरफ आ गई। तो जो इंडक्शन इफेक्ट है वो प्राइमरी लाइन से नहीं है, इंडक्शन इफेक्ट जो है वो सेकेंडरी लाइन आने से है। सेकेंडरी लाइन ना आए तो कोई इंडक्शन ना हो। अब सेकेंडरी लाइन इधर आ गई। अब अगर सेकेंडरी लाइन इधर आ गई तो इसका मतलब एक नई बैटरी बन गई। पढ़ा तो यही था ना अभी फैराडे सेकंड लॉ में, बैटरी बनेगी करंट आएगा, यही तो पढ़ा था। तो भाई सेकेंडरी लाइन इधर आई तो ये क्या बन गई, बैटरी। और इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, ई। और कितना होगा, ई बराबर कैपिटल ई। ई बराबर क्या होगा, कैपिटल ई। और जब ये कैपिटल ई के बराबर हो गया तो यहाँ पे करंट का मान 0 हो गया। वही देखने को मिला, समझ आ रहा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला बच्चों, जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ ये क्या हुआ, मैक्सिमम। ई का मैक्सिमम वैल्यू आया और किसके बराबर आया, बैटरी के मेन ईएमएफ के बराबर। तो ई मैक्सिमम इतना आया। अब देखो ई मैक्सिमम हमें ई का वैल्यू, इसके बराबर का वैल्यू मिल गया। तो जब इसके वैल्यू बराबर आ गया तो ये भी ई है और ये भी ई है, तो आई का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आई का मान